देखिए नीरज जी, एक देश एक चुनाव। अब देश तो एक ही होता है ना। एक देश एक चुनाव, इसलिए एक साथ चुनाव हो क्योंकि देश एक है। ये तो थॉट ही समझ से परे है। देश तो एक है ही, चुनाव एक साथ भी हुए और अलग अलग भी हुए। जब अलग अलग हुए तो देश एक नहीं था क्या? ये एक देश एक चुनाव, ये थॉट ही अलोकतांत्रिक है, थोपा हुआ थोप। देश एक है इसलिए चुनाव एक होना चाहिए। समझ रहे हैं? मतलब ये थॉट ही हम अलोकतांत्रिक। आप देखिए, नहीं मैं समझने का प्रयास कीजिए। मैं ऐसा नहीं कि मैं यूं ही बोल रहा हूं, समझने का प्रेम प्रयास। कुमार जी आप चलो खैर, आप बोल लो पहले, बोल लो पहले, आप बोल लो। आप देखिए, ये स्वाभाविक रूप से जो कुछ भी होता है, एक साथ चुनाव होते थे, 67 तक हुए। उसके बाद जो व्यवस्था बदली, उस व्यवस्था को फिर से एक साथ वैसी ही व्यवस्था लाने की जबरन कोशिश क्यों की जाए? वो व्यवस्था नेचुरल वे में उस ओर जाए तो एक बात समझ में आता है। क्या फायदा हो जाएगा कि जबरन उस व्यवस्था में लाया जाए? क्योंकि वो तो नेचुरल वे में बढ़ा है ना। ऐसा तो नहीं है। और उसी समय क्यों नहीं चेक किया गया कि एक देश एक चुनाव है और इसको हम बदलने नहीं देंगे? लेकिन वो व्यवस्था चली और बढ़ी, और आज हम इस मुकाम पर हैं। और हम एक देश एक चुनाव करके हासिल क्या करेंगे, ये प्रश्न है। अगर इसका उत्तर नहीं है तो वाकई हम उलझा रहे हैं देश को। वाकई हम उलझा रहे हैं देश को, और ऐसे मुद्दों में उलझा रहे हैं जिससे किसी का कोई फायदा नहीं। आपका प्रश्न था संघीय संरचना वाला प्रश्न। ये आशंका लगती है, क्षेत्रीय दलों को लगती है, क्योंकि चुनाव हमेशा एक मुद्दे पर लड़े जाते हैं। लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव अगर है तो फिर नगर पालिका और पंचायत का चुनाव भी एक साथ क्यों ना हो? वहां पर हम इस बात पर आते हैं कि वहां स्थानीय मुद्दे प्रमुख हो जाते हैं। तो नहीं, उन्होंने बताया रावत जी ने कि वो बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, इसलिए उनको थोड़ा अलग रखा गया लोकल बॉडी वाले को। नहीं, ये थोड़ा अलग रखा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना, थोड़ा को एक्सप्लेन करिए। अरे रावत जी, हाँ सुनो ना, फिर आप जी। रावत जी से मैंने सवाल पूछा था, तो रावत जी ने बताया कि जो लोकल वाले इलेक्शन होते हैं, ग्राम प्रधानी के, नगर पालिका के, पार्षदी वाले, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा हिंसा होती है। उन्हीं के शब्द अभी बोल के आप सुन रहे होंगे ध्यान से, तो इसलिए उसमें ज़्यादा समय और लॉजिस्टिक्स और मैन पावर लगे, इसलिए उसको इससे अलग कर देते हैं। ये उनका तर्क था कि इसलिए उनको 100 दिन बाद किया गया है। मैंने ये सवाल उनसे पूछा था कि पूरा पैराफेंडेरिया तो उतना ही लगेगा इसमें भी, तो उनका लॉजिक ये था। एक और बात, जो राजनीतिक बात है, जो बदली राजनीतिक फिजा है, उसके हिसाब से राज्य जो है, अभी चुनाव सत्ताधारी दल जो है, जीतने के आसार उनको नहीं दिख रहे। जीतने के आसार उनको नहीं दिख रहे हैं। ये तो इन सारे इलेक्शन को 2029 तक पोस्टपोन कर दो, उसको खींच के ले जाओ। जो स्टेट है उसको लॉन्गिविटी प्रदान कर दो कि वो 2029 तक वो अपने राज्य में बने रहे। अभी ज्यादातर स्टेट में बीजेपी सत्ता में है, तो उनकी विधानसभा को 2029 तक खींच के रखो, क्योंकि आप आने वाले हर चुनाव में हारने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा डर है। नहीं जी, तो प्रेम कुमार एक जी, साथ इलेक्शन कराने का कोई जल्दबाजी नहीं है। ये विचार तो पिछले बार लाए थे, वो ऐसा थोड़ी कि अभी इसी वाली सरकार में लाए और अपनी सरकार में जाने के लिए कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझिए सर, मैं दोबारा लेता हूँ। अरे मुझे विजय जी की बात है ना, आप दिखाओ भाई विजय जी को, आपको। हाँ बताओ, एक लाइन जल्दी, एक लाइन बोलो, फिर सवाल पूछूंगा। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि इस विषय को बड़ा गंभीर विषय है। इसको सिर्फ राजनीतिक तंज के लिए, अरे भाई अगर ऐसा करना होता, कोई चुनाव रुका नहीं है। हरियाणा का चुनाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर जैसी जगह का चुनाव, जहां कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को क्या मिलेगा हम सब जानते हैं। जमानत जब्त हो जाएगी, 370 हटाए, उनको कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन ये देश की वो समस्याएं हैं जिसमें देश फंसा रहता है। लाभ मिला है, जम्मू कश्मीर छोड़ के बाकी देश के हिस्सों में लाभ मिला है। फिर आप कहेंगे आप ये खराब आदत है। मैं कई बार कहता हूं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, उसके बाद आप बोलिएगा, उसके बाद बोलिएगा। जब हम कहते हैं किसी समस्या की बात करते हैं और उसके मतलब एक तरह से उसका कहा जाए कि नहीं वो तो ये समस्या हटाना चाहते हैं क्योंकि उनको कुछ गड़बड़ सूझा है, कुछ नए तरह की चीज। अरे भाई, ये सब समस्याएं हैं। जब देश में चुनाव हो रहे थे
कहीं सरकार गिर गई, ज्यादातर जगह पर कांग्रेस की सरकार थी, तानाशाही मानसिकता रहती थी, उठा के सरकार फेंक देती थी। कई जगह क्लियर कट मैंडेट नहीं आया, क्योंकि लोकतंत्र में जनता हमें इसलिए चुनती थी। तो नेहरू जी तो 3 बार चुन लिए गए, उसके बाद नहीं जनता का भरोसा रहा। भाई आप लोकतंत्र की उन चीजों की डिबेट है, अभी इनको भरोसा मिल रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, जी हर्षवर्धन जी रुको, नीरज जी अरे रुको, अभी रुको। हाँ विजय जी, हर्षवर्धन जी आपकी थ्योरी से एकदम उलट थ्योरी दे रहे हैं जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये इशू नॉन सीरियस इशू नहीं है कि कोई सरकार और प्रधानमंत्री जी, ये सरकार की नीयत का भी प्रश्न नहीं है। मैंने नीयत पर सवाल नहीं उठाए। और ये नहीं है कि महाराष्ट्र में चुनाव हारेंगे, एक तो वो अभी कोई पोस्टपोन नहीं हो रहे इस फैसले से। अभी जो चुनाव होने हैं वो तो होने ही है, नवंबर में 25 नवंबर को वहां पर बननी है, तो उससे पहले चुनाव हो ही जाएंगे। मंशा चुनाव हारने चुनाव जीतने की या वो नहीं है। मुद्दा है कि क्या इन चुनावों की एक तो जरूरत साइमल्टेनियस, एक तो ये जो लॉजिक है 1951 से 52 से 67 का, वो नेचुरल जो प्रोसेस था उसमें हुआ। दूसरी बात, जी ने जो बात कही वो बात ठीक है कि वो तो सरकारों को आपने बर्खास्त किया, उससे ये पूरा का पूरा सिस्टम बदल गया, ठीक है ना। लेकिन अब मुद्दा ये है कि क्यों जरूरत है सिंक में चलने की। मैं ये कह रहा हूँ, यदि विधानसभा, अभी जो कोविद साहब की रिपोर्ट को मैं देख रहा हूँ, अभी पूरी नहीं पढ़ी क्योंकि वो तो बहुत बड़ी रिपोर्ट है, विराग जी जैसे विद्वान लोग पढ़ सकते हैं उसको, मैं तो उसको मोटे तौर पे समझ रहा हूँ कि क्या इसका मतलब है कि संसद, यदि विधानसभा भंग होती है या लोकसभा भी होती है, लोकसभा की भी चर्चा कर लेना, मान लीजिए लोकसभा में सरकार गिर जाती है तो फिर क्या करेंगे। और इसको विधानसभा और राज्यसभाओं के उपचुनाव से जोड़ना अलग बात है, वो इससे ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरी सरकार बदल रही है, पूरा चुनाव हो रहा है। मैं कह रहा हूँ उससे आपका जो आइडिया है वन नेशन वन इलेक्शन का, वो खत्म हो रहा है ना। मैं एक चुनाव की बात नहीं कर रहा, पूरी सरकार, यदि 10 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं तो फिर कैसे होगा। एक और आइडिया उसमें दिया गया था, अब है कि नहीं है मुझे नहीं पता, कि कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए। ये भी एक बहस हो रही थी कि भी सरकार ना गिरे, और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए हैं वो एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए कि भाई हम इसकी जगह सरकार बनाएंगे। मेरा इस पे एक मूल प्रश्न है लोकतंत्र से जुड़ा हुआ, कि मैंने और नीरज जी ने हर्षवर्धन जी को चुनाव में सरकार बनाने का मौका दिया। अब वो सरकार गिरा दी गई प्रेम कुमार जी ने, मैंने तो प्रेम कुमार जी को वोट नहीं दिया था, लेकिन वो उसी चुनाव के बहाने से उस सरकार में आ जाते हैं। तो ये मेरा रेफरेंडम तो नहीं है, ये लोकतंत्र की कैसी व्याख्या है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव एक तर्क मैं इस पर बात कर रहा हूं कि ये बात है। दूसरा, अभी तो हम पिछले 5-7 साल 10 साल से देख रहे हैं कि आप तो सरकारें, विधानसभा मतलब बहुमत को तो छोड़िए, आप तो तोड़कर सरकारें बना रहे हैं। आपका मतलब कोई भी लोग अलग तरीके से, तो फिर ये कौन सी व्यवस्था है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि आप पिछले 20 साल देखें तो कोई जो इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो इसमें कोई भी आपने सरकार ने काम नहीं किया, किसी भी सरकार ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की बात करो, आपने 1983 का जिक्र किया, चुनाव आयोग के रिपोर्ट का। 1984 का जो मैनिफेस्टो आया था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें पहली बार उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की थी। उसके बाद से अब तो बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन की बात उस समय की थी मैनिफेस्टो में। अब उसके बाद आपके पास 303 की सरकार थी, आपने क्या आपके पास 282 थे, उस समय नहीं किया। लेकिन वो बात नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या इसमें से कोई भी कारण आप मुझे ठोस तरीके से नहीं, आपने कहा खर्चा का मुद्दा नहीं, और मैंने पहले ही कहा कि फिजिबिलिटी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, हमारी पॉलिटिकल विल होगी तो वो नहीं। विजय जी ये वाले प्रश्न पे मेरा हमेशा ये प्रश्न रहता है कि ये तो आप मानना पड़ेगा आपको कि इलेक्शन मोड में हर आदमी भी रहता, मतलब जनता भी उसी मोड में आ जाती है जी। एनालिस्ट को, नेताओं को छोड़िए, और नेताओं के सामने ये एक चैलेंज दुविधा जरूर रहती होगी कि वो हर समय पैसे की जुगाड़ में रहें, क्योंकि उनको पता नहीं कब चुनाव आ जाए। ऐसे पता ही था 5 साल बाद आएगा, ये एक नियत समय पे आएगा, तो शायद वो थोड़ा सा रिलैक्स हो पाए। ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक मुझे छोटा कमेंट विराग जी से लेना, फिर मैं ब्रेक लूंगा। विराग जी बहुत संक्षेप में बोलिएगा, फिर मैं ब्रेक लेता हूँ। छोटी सी चीज